हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे, आज हमारी क्लास 8 होगी और आज हम सीडीपी का बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, जो कि हम 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। 15 क्वेश्चंस रह गए थे हमारे 2015 के सितंबर में जो पेपर दिया था हम। चलिए, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन से। जी हाँ, देखिए 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सीजन। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है असेसमेंट इज एन इन्फ्लुएंट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। थर्ड है असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सीजन एट द बिगिनिंग एट द एंड। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। फोर्थ है असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी ब्रह्म एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ जी, तो क्या होगा? क्या इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बच्चे को आप पूरा टाइम, मतलब आपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और लास्ट में जाके आपने बच्चे से एग्ज़ाम के लिए बोल दिया कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो तुम तैयार हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे को बीच बीच में हम असेस करते रहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। और आपका सेकेंड ऑप्शन कह रहा है असेसमेंट इज एन इनवल्यूट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। हाँ, ये लग रहा है। थर्ड देखते हैं, असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सीजन। असेसमेंट 2 बार सत्र में करना चाहिए, शुरू में और अंत में। बीच में बच्चों के बारे में आकलन नहीं करना चाहिए कि बच्चे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक दृष्टि कैसी हो रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, बच्चों को क्या चाहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो ये भी नहीं होगा। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्या है? आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी एक ब्रह्म एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। क्यों होगा? आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का क्या होता है? सुचार करना होता है। इसमें क्या होती है? दैनिक गतिविधियां होती हैं, अभ्यास कराए जाते हैं, इस और अधिगम का बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है? इनवॉल्यूट प्रोसेस होती है ऑफ टीचिंग लर्निंग। होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? फर्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। सेकेंड है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। थर्ड है इमोशनल थिंकिंग, संवेगिक चिंतन। फोर्थ है ईगोइस्टिक थिंकिंग, अहमवादी चिंतन। क्या होगा? देखिए, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं? क्रिएटिविटी की। जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चों में आप कैसे जान पाते हैं कि ये बच्चा क्रिएटिविटी वाला है? जब हम बच्चे को जानते हैं कि बच्चे किसी प्रॉब्लम के 4 से अधिक सॉल्यूशंस निकाल लेता है, वो क्या करता है? डाइवर्स सोचता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चा कैसा होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा कैसा होता है? जैसे आपने कराया वो उसी को बिल्कुल वैसा ही ले लेता है। इमोशनल थिंकिंग कैसी होती है? जो बच्चों के संवेग से जुड़ी होती है। इगोसेंट्रिक थिंकिंग कैसी होती है? जो कि अहम केंद्रित होती है, मतलब बच्चा अपने अंदर की बात को बोलता है या समझता है, अपने आप से बात करता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुड वाइगोत्स्की एग्री विद? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? फर्स्ट है चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। बच्चे वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिविटी रिवॉर्ड्स। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए।
फोर्थ है चिल्ड्रंस आर बोर्न एवल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो क्या होगा बताइए। देखिए बाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चे जो हैं उन क्या सोचते हैं, बच्चों के बारे में क्या बाइगोस्की कहते हैं। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन आर बोर्न evil and need to children control through। क्या बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, उन्हें हमेशा ही दंड देना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। और बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब थोड़े बहुत शैतानियाँ करना वो शुरू करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। जब तक आप जानवरों को, पेड़ पौधों को नहीं लेकर आएंगे तब तक बच्चे कुछ सीखेंगे ही नहीं। ऐसा कुछ है? बोलिए। सॉरी, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे क्या होते हैं, किसी से मिलकर या जानवरों या पशुओं से मिलकर ऐसा कुछ नहीं सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे जानवरों से नहीं सीखते हैं, बट ये नहीं कि बच्चे तभी सीखेंगे जब उनके सामने ये लोग हों, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इस वजह से नहीं है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स। बच्चों को जब तक आप किसी रिवॉर्ड के बारे में नहीं देंगे, अच्छा आप ये काम कर लो तो हम आपको 2 टॉफीज देंगे, या अगर आप ये काम कर लेंगे तो हम आपको कल कुछ और देंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी कट। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्यों होगा? बच्चे जो क्या होते हैं, बड़ों से और सोचने में भिन्न होते हैं, मगर क्या होते हैं, उनके जैसे ही कार्य कर सकते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं, है ना, समाज के साथ मिलजुल कर सीखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, ये देखिए 19 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चिल्ड्रंस आर, बच्चे क्या हैं? क्यूरियस बीइंग हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सेकेंड, adult like in their thinking and there is a quantitative increases in their thinking as they grow up। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। थर्ड है like empty vessels in which knowledge given by the adults in field। रीति बर्तन के समान होते हैं जिसे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, मतलब बच्चे खाली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ, पैसिव बीइंग्स हु कैन प्रोड्यूस एक्सपेक्ट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू देम। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन सा होगा? देखिए फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, बच्चे ज्यों के त्यों नहीं सीखते हैं, और थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आपने जिस भाषा में समझाया आप उसी भाषा में बच्चों को क्या कहें कि बिल्कुल वैसे ही बन जाएं। बच्चे खाली नहीं होते हैं। बच्चे कैसे नहीं होते हैं? खाली नहीं होते हैं। तो क्या होगा? आगे बोला है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, बड़ों के जैसे ही होते हैं, और जो वे बड़े होते हैं, मतलब एकदम वैसे ही होते हैं जैसे बड़े होते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं, और सोचते ही वैसे ही हैं जैसे बड़े सोचते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब थर्ड में क्या करते हैं? बच्चे क्यूरियस होते हैं, सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ करने के लिए एक्टिव होते हैं। उन्हें क्या करना होता है? उन्हें चीज़ों के बारे में खोजने में अच्छा लगता है। अब जैसे कोई बच्चा है, अभी आप उसको बोलो कि बेटे ये लैंप गर्म है, आप इसके पास मत जाओ, तो वो सोचेगा कि ये क्यों नहीं जाना है, तो वो जाएगा, उसको टच करेगा और उसको फील करेगा, तब उसे पता चलेगा कि वो क्यों नहीं। तो वो क्यूरियस हो गया उस चीज़ को सीखने के लिए कि उसमें अगर वो चीज़ छूने से मना किए तो उसमें ऐसा क्या है। वो अपने आप को क्या करता है? एक खोजने के लिए काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है, जी हाँ 20 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस एरर इज करेक्ट। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रंस कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रंस एरर्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। Third, children commit errors when the teacher is lenient and does not punish them for mistakes। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक
सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। फोर्थ है चिल्ड्रंस एरर आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर्स एंड ही शुड जस्ट स्ट्रिक आउट द मिस्टेक्स एंड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बच्चे ने गलतियां की हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, गलत कर दें, उसको काट दें, उसको ना समझाएं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा है चिल्ड्रंस कमिट एरर्स व्हेन द टीचर्स इज लर्न एंड डज नॉट पनिश देम फॉर देम मिस्टेक्स। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है चिल्ड्रंस एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यस, होता है। जब भी बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो वो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो क्या है, बच्चों में त्रुटियां करने का से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चिल्ड्रंस कमिट एरर बिकॉज दे आर केयरलेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, वो केयरलेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 21 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। जी हाँ, अ टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। टू डू दिस द टीचर शुड। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन हु डू नॉट फॉलो देम। कोई नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। Look down upon children from disadvantages below background so that they feel they have to work harder। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। थर्ड है फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंट देम एज रूल मॉडल्स। तो उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। फोर्थ है गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड इनकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। आप अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है, बताइए, सोचिए जी, कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को जो आपने नियम बनाया उस पर ही करना चाहिए, नहीं तो आप उन्हें पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट तो आप बच्चों को दे ही नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर बोला है कि जो बच्चे बच्चे वर्गों से आए हैं उनको फील कराना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है फाइंड आउट स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश गुड इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे और जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें कहेंगे आप नहीं पढ़ सकते, आप चले जाइए स्कूल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। यस, फोर्थ ऑप्शन ही बचा है जो राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या करते हैं, हम शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करते हैं और कक्षा में विविधताओं को मतों को प्रोत्साहित करते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को भी क्या कहते हैं, एक साथ बैठाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम whereas मदन लाइक्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड्स। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर। सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह अनेक डैश में विभिन्नता के कारण है। वैल्यूज मूल्यों के, एप्टीट्यूड्स अभिक्षमता के, लर्निंग स्टाइल्स अधिगम शैली के, लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटी परिवर्तनकर्ता के स्तर के। किसके बराबर होगा, बताइए। कैसा होता है भाई, बच्चे क्या होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, मतलब अधिगम शैली होती है बच्चों में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ना तो बच्चों के मूल के बारे में बात हो रही है, ना एप्टीट्यूड्स के, ना लेवल्स के बारे में बात हो रही है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, अधिगम कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो 22 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हैज अ लॉट ऑफ
linguistic diversities in the context what is the most appropriate statement about multilingual classroom at primary level especially class first and second। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषज्ञ जी हाँ विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वोत्तम उपयुक्त कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर्स टंग और लोकल लैंग्वेज। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। सेकेंड है द स्कूल्स शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा में अपनाई जा रही हो। थर्ड है द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड इंकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु आर यूज देयर मदर टंग इन द क्लास। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे? फिर बच्चे अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे? अगर बच्चों को वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और अपनी बात को कहना चाहते हैं तो कैसे कह पाएंगे, है ना। तो विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षक की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्कूल में जो भाषा चलती है वही भाषा आपको बोलनी ही पड़ेगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, जितने अलग अलग जगहों से कोई हिंदू है, मुसलमान है, फारसी है या फिर आपका क्या कहते हैं पंजाबी है, क्रिश्चियन, तो उन सभी की भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए, क्लास में एकजुट बैठाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, 24 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीन बाय नेचर इन नर्चर एंड नेचर। क्या होगा बताइए। कंट्रोवर्सी, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। द इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास का वातावरण। बायोलॉजिकल गिवंस ऑन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। थर्ड है टेम्परमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की मूल प्रकृति। एंड फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। क्या होगा? भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। कौन सा होगा बताइए। देखिए, बात हो रही है व्हाट इज द मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर। तो बात जब हमारे नेचर और नर्चर की हो जाती है तो वो हमारी किससे रिलेटेड हो जाती है? किससे होती है? हमारी बायोलॉजिकल गिवंस ऑन हेरिडिटी एंड इंफॉर्मेशन से हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या होता है? जैविकी विशिष्टताओं का होता है, वंशानुक्रम सूचनाओं में होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट। ठीक है, ना तो इन्वायरमेंट अराउंड अस होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है? नर्चर आता है। नेचर किससे आता है? हमारी हेरिडिटी से आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सबसे कथन उपयुक्त है? फर्स्ट है मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सेकेंड, सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। फोर्थ है चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो कौन सा होगा आपका? जी हाँ, आपको देखिए पहला ऑप्शन बोले मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट। मगर बात क्या की गई है? संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। क्या सिर्फ इसके माध्यम से ही बनता जा रहा है? जी नहीं।
फिर बोल रहा है सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड फैमिली ओनली, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चों से ही बनता है? जी नहीं। ठीक है। एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड वैल्यूज बिलीव्स, यस। इसमें क्या होता है, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और क्या होता है, जन संचार माध्यम अभिवृत्तियां मूल्यों और विश्वासों में प्रभावित होता जा रहा है। ठीक है, दिनों दिन क्या होता जा रहा है, विश्वास रखता जा रहा है, एक दूसरे से प्रति मूल्यों को समझा जा रहा है ना। तो चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, जी हाँ, ये गलत हो जाएगा। चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे उनसे अंतःक्रिया नहीं कर सकते, बच्चे कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है हाउ चिल्ड्रंस लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट इन टू दिस स्टेटमेंट। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस कथन के प्रश्न के विषय में सही नहीं है? नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए, नॉट पूछा गया है तो हमें नॉट ढूंढना है। चिल्ड्रन लर्न्स इन अ क्लास ओनली, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। या फिर चिल्ड्रन लर्न्स व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रीड्स, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। थर्ड, चिल्ड्रंस लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। फोर्थ है चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो नॉट पूछा गया है। देखिए, बच्चे तभी सीखते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, जी हाँ। फिर बोला गया बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, अपनी कॉग्निटिव तरीके से तैयार होते हैं, जी हाँ। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, इसके अलावा नहीं सीखते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसीलिए ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन कह रहा है विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेटेड हर स्टूडेंट्स। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? फर्स्ट, इनकरेज competitions for marks amongst individual students, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सेकेंड है यूज इंसेंटिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर ईच एक्टिविटी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। थर्ड है हेल्प स्टूडेंट्स सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टूवर्ड्स द सेम, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। फोर्थ है set standard goals for the entire class and have rigged parameters to assess achievements of those goals, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धियों के आकलन के लिए कठोर मानदंड के प्रस्तुत, मतलब सभी बच्चों के लिए एक जैसा व्यवहार कर देना जिससे बच्चे एक ही जैसा सीखें, एक ही जैसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको होगा ही नहीं, मैंने पढ़ते ही बोल दिया कि नहीं होगा। हाँ जी, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जी कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं इनक्रीज कंपटीशन फॉर मार्क्स एमंग इंडिविजुअल स्टूडेंट, मतलब बच्चों में क्या करना चाहिए, स्पर्धा को प्रोत्साहित कर देना चाहिए कि कौन अच्छे मार्क्स लाएगा कौन बुरे मार्क्स लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना चाहिए। भैया उनको आप देखो रिवॉर्ड की बात होती है, पनिशमेंट की बात होती है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों की उनकी रुचियों के अनुसार करना चाहिए जिससे बच्चे एक्टिव होते हैं, अपने कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उनके ही अनुसार जैसा वो करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो उन्हें उनके लक्ष्यों के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला है फैमिली, परिवार, कंप्यूटर, और थर्ड है हेरिडिटी, अनुवांशिकता, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। कौन सा है जो प्राइमरी एजेंट है? ध्यान से पढ़िए, प्राइमरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट कौन सा होते हैं? फैमिली होता है, कंप्यूटर होता है, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पैरिटीज होते हैं। देखिए अगर प्राइमरी एजेंट की बात करी जा रही है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना तो कंप्यूटर होता है, ना हेरिडिटी होती है, ना पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अगर आपसे क्या होता है सेकेंडरी एजेंट की बात करता है सोशलाइजेशन में, तो हमारा सबसे पहला अगर आपको कहीं पे भी स्कूल दिख रहा है तो क्या होगा? स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है गिविंग चिल्ड्रंस ग्रुप वर्क्स इज एन इफेक्टिव
पेडागॉगी स्ट्रेटजी सिंस, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर्स वर्क, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। सेकेंड है इट अलाउज सम चिल्ड्रंस टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। थर्ड है चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। फोर्थ है चिल्ड्रंस विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। क्या होगा, बच्चों को समूह कार्य देना एवं प्रभावी शिक्षा रणनीति क्यों होगी बताइए। पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर, क्या कह रहा है, रिड्यूस द टीचर्स वर्क, कौन सा होगा? देखिए ये तो होगा ही नहीं कि एक शिक्षक का काम कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है भाई, ग्रुप में सिखा रहे तो शिक्षक का काम कम हो जाएगा जी नहीं। और फिर बोल रहे हैं कि इट अलाउज सम चिल्ड्रंस टू डोमिनेट एंड अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरों को बच्चों को पर हावी होने की अनुमति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों से वो समानता की बात पे बारी की जाती है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर, बच्चे सीखते हैं, ये सही है। और क्या बोल रहा है कि एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस, जी हाँ, क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ सीखते हैं और उन्हें परस्पर सहायता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हो जाते हैं बच्चों समूह में कार्य करने से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछना था तो आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ए चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टीज इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेजेस, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ, एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। डिस्लेक्सिया होगा, पठन अक्षमता होगी, डिस्ग्राफिया होगा, लेखन अक्षमता होगी, डिस्कैल्कुलिया होगा, गणितीय अक्षमता होगी, डिस्प्रैक्सिया होगा, गति समन्वय अक्षमता होगी। बताइए क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या होगा जी? बहुत इजी है जो पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपसे, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज। क्या है? रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज। तो क्या होता है, पढ़ने में संबंधित जब हमें कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। लिखने से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो डिस्ग्राफिया होता है। और गणित से संबंधित कोई चीज़ आती है तो डिस्कैल्कुलिया होती है। और डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, जिसमें हमारी मोटर एक्टिविटीज, मतलब जो हमारी फिजिकल वार्ड्स होते हैं, जिसमें ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर होता है, जिससे चलने हमारी बॉडी में दिक्कत होती है, फिजिकल पार्ट्स में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कौन से होती है, डिस्प्रैक्सिया में आता है। तो ठीक है, आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।